मेरा नाम कृष्ण है और मेरा संबंध उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मोहनगढ़ के पास के गांव से है। पिताजी की नौकरी बेंगलुरु में हो गई थी और हम सब वहीं शिफ्ट हो गए थे। यह उन दिनों की बात है जब मैंने 12वीं की परीक्षा देकर छुट्टी पाई थी और मेरा ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ घूमने और इंटरनेट पर बिताते थे। कोई खास काम नहीं था। एक दिन मैंने मोहनगढ़ में अपने पैतृक घर जाने का कार्यक्रम बनाया, जहां अब मेरी दादी माँ और 2 चाचा जी और उनकी परिवार रहती है। बड़े चाचा जी जो सरकारी कर्मचारी थे अब इस दुनिया में नहीं है। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा 16 साल का है और बेटी 14 साल की है। छोटे चाचा जी की अभी शादी नहीं हुई, वह भी सरकारी कर्मचारी है। मैं वहां शाम को पहुंचा तो बहुत गर्मी थी। जेठ का महीना चल रहा था जिसमें सूरज आग बरसा रहा होता है। मुझे देखकर सब बहुत खुश हुए। हम सबने मिलकर रात का खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। गांव और देहातों का माहौल ऐसा ही होता है कि लोग खुली छत पर चारपाइयां बिछाकर सोते हैं। छोटे चाचा जी और बड़े चाचा जी का बेटा, मेरा चचेरा भाई, नीचे अपने कमरे में ही सोते थे। वैसे भी मेरे चचेरे भाई को रात देर तक टीवी देखने का शौक था। चाची जी ने मेरी चारपाई भी छत पर लगा दी थी। मैं सफ़र की वजह से बहुत थका हुआ था और चारपाई पर लेटते ही कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। रात को जब सो रहे थे, अचानक मुझे गर्मी और प्यास की शिद्दत महसूस हुई और मेरी आंख खुल गई। साथ वाली चारपाई पर चाची जी सोई हुई थी। जब मैंने देखा तो उनकी चारपाई खाली थी। मैंने सोचा शायद वह शौचालय गई होंगी या प्यास लगने की वजह से पानी पीने गई होंगी। मैं चारपाई से उठा और छत पर बने एक छोटे से कमरे की तरफ चल पड़ा, जहां पानी का ठंडा मटका रखा हुआ था। जब मैं कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। मुझे पहले तो हैरानी हुई, अगर चाची जी पानी पीने आई हैं तो दरवाज़ा बंद करके क्यों पानी पी रही हैं, और अगर वह अंदर नहीं है तो फिर यह रोशनी किस चीज़ की है। मैंने दरवाजे को हल्का सा धकेल कर खोलने की कोशिश की तो वह अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मैं अभी इसी सोच में था कि मुझे अंदर से किसी के दरवाजे की तरफ चलकर आने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से यहाँ वहाँ देखा। मुझे कमरे के साथ बाहर वाली साइड पर एक तुलसी का चबूतरा नजर आया। उसकी पिछली साइड पर कोई 2 से 3 फीट जगह खाली थी। मैं जल्दी से वहां जाकर छिप गया। कुछ ही मिनटों के बाद हल्का सा दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और कोई बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा और सीधा तुलसी के चबूतरे के साथ बनी क्यारी की तरफ आने लगा। मैंने गौर से देखा तो मुझे चाची जी दिखाई दी, जो कि क्यारी की तरफ आ रही थी। मैं तुलसी के चबूतरे के साथ बने एक छोटे से मंडप, जो कि 4 से 5 फीट ऊंचा था, के नीचे पैरों के बल बैठकर नज़ारा देख रहा था, लेकिन मुझे वहां कोई देख नहीं सकता था। चांद की हल्की रोशनी में मुझे सब साफ नजर आ रहा था। जब चाची जी क्यारी के करीब पहुंची तो मैंने देखा कि चाची जी ने वहां से कोई चीज उठाई और दोबारा उसी कमरे की तरफ वापस चली गई। उनके जाने के कोई 2 मिनट के बाद मैं चुपके से वहां से निकला और कमरे की तरफ गया। इस बार दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, लेकिन हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने आहिस्ता से थोड़ा सा दरवाजे को धकेला और सिर्फ आधा ही अंदर करके झाँका तो थोड़ा अंधेरा होने के बावजूद जो नज़ारा देखा वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। अंदर चाची जी बाईं ओर एक कोने में एक चारपाई पर बैठी हुई थी और खुद से खेल रही थी। यह नज़ारा देखकर मैं होश खो बैठा और जब लगभग 10 सेकंड के बाद मैं कल्पनाओं की दुनिया से वापस आया और जब आंखें खोली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने आंखें खोली तो देखा चाची जी का रंग उड़ा हुआ था और उनकी नज़रें मेरे चेहरे पर थी। मैं अभी डर और शर्मिंदगी की सोच में था कि चाची जी की आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बिना चाची जी की तरफ देखे तेजी से चलता हुआ सीढ़ियाँ उतरकर नीचे वाले कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गया और डर और शर्मिंदगी से सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। मैं चाची जी का सामना कैसे करूँगा? अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो पिताजी की मार और खासकर सबसे छोटे चाचा जी के बारे में सोचकर ही मैं डर रहा था। मेरे छोटे चाचा जी सख्त मिजाज के मालिक थे और मैंने बचपन में उनसे बहुत बार मार खाई थी। मैं
वहाँ आधे घंटे तक बैठा रहा और सोचता रहा और फिर हिम्मत करके उठा, मुंह हाथ धोया और दबे पाँव चलता हुआ छत पर आ गया। पहले चाची जी की चारपाई देखी तो वह दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई थी। मैं चुपके से आकर बिना कोई आवाज़ किए अपनी चारपाई पर आकर लेट गया और सुबह का इंतज़ार करते करते न जाने कब आँख लग गई और मैं सो गया। सुबह कोई 9 बजे का वक्त था जब मेरी चचेरी बहन ने मुझे आकर जगाया। कृष्ण भैया उठो, दादी माँ और माँ नीचे नाश्ते के लिए बुला रही है। मैं अचकचाता हुआ उठा और सीधा शौचालय में घुस गया। नहा धोकर नाश्ते के लिए सबके साथ बैठ गया। दादी माँ और बच्चे भी नाश्ता कर रहे थे। छोटे चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे थे और चाची जी रसोई से चीज़ें लाकर नाश्ता लगा रही थी। मैं चोरी चोरी चाची जी की तरफ ही देख रहा था। जब नाश्ता लग गया तो चाची जी भी आकर नाश्ता करने लगी। जब मेरी और चाची जी की नज़रें मिली तो हम दोनों ने फ़ौरन नज़रें चुरा ली। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। मैं बार बार चाची जी की तरफ देख रहा था। अचानक चाची जी ने मुझे गुस्से भरी नज़रों से देखा तो मैं डर गया और मुंह नीचे करके नाश्ता करने लगा। एक अजीब सा डर दिल में था कि चाची जी ने नाश्ते के बाद अगर चाचा जी को बता दिया तो मेरी खैर नहीं है। आज इसी सोच में निवाला गले से मुश्किल से उतर रहा था। मैं इन्हीं सोच में गुम था कि छोटे चाचा जी बोले, बच्चों बस्ते उठा लो, स्कूल जाने का समय हो गया है। और मुझे कहा, कृष्ण बेटा शाम को ड्यूटी के बाद तुमसे बात करेंगे। मैंने बस इतना ही कहा, जी चाचा जी, और वह कुछ ही मिनटों के बाद बच्चों के साथ चले गए। दादी माँ अपने कमरे में चली गई और चाची जी बर्तन उठाकर रसोई में रखने लगी। मैं भी चुपके से उठा और टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। टीवी में खास मन नहीं लग रहा था। बार बार एक ही बात दिमाग में आ रही थी कि अभी तक चाची जी ने चाचा जी को रात वाली बात नहीं बताई है, लेकिन वह चाचा जी को किसी भी वक्त बता देगी तो फिर क्या होगा। बस यही डर मुझे खाए जा रहा था। रसोई से चाची जी के बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि चाची जी पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी, पहले आंगन में फिर बाकी कमरों में भी। जब वह टीवी वाले कमरे में आई और मुझे थोड़ा रूखे अंदाज में बोली कि कृष्ण बाहर जाओ, मुझे कमरा साफ करने दो, सफाई के बाद बैठकर टीवी देख लेना। मैं खामोशी से उठा और बाहर आंगन में पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा चाची जी टीवी वाले कमरे से सफाई करके अपने कमरे में चली गई और मैं फिर टीवी वाले कमरे में आकर बैठ गया और टीवी लगा लिया, लेकिन दिमाग कहीं और था। थोड़ी देर बाद मैंने कमरे की खिड़की से देखा कि चाची जी अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ जा रही हैं और कमरे में दाखिल होकर अंदर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मेरे दिल में फिर शैतान ने दस्तक दी और मैं रात वाले वाक़ये के बारे में सोचने लगा। अचानक मैं वहाँ से उठा और उस कमरे की तरफ चलने लगा और कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर मैं दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा लोहे का बना हुआ था और उसमें कोई खास ऐसी जगह नहीं थी जिससे अंदर देखा जा सकता था। मैं अंदर देखने के लिए जगह तलाश कर रहा था। एकाएक मुझे जहां दरवाजे का ताला था उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा सुराख नजर आया। मैंने फौरन वहां आंख लगाई और अंदर का नज़ारा देखकर खुश हो गया कि चाची जी फिर से वही कर रही थी। मैं इस नज़ारे में मग्न था कि चाची जी नीचे बैठ गई और उनका मुंह तो पहले से ही दरवाजे की तरफ था और मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे सुराख से देखते हुए देख लिया है। वह इस वक्त बिल्कुल सुराख की तरफ देख रही थी। मेरी तो उस वक्त हालत ख़राब हो गई और मैं वहाँ से भागता हुआ दादी माँ के साथ वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करके बैठ गया और डर से पागल हो गया और सोचने लगा कि यह मैंने फिर क्या गलती कर दी। अब तो मेरी खैर नहीं और चाची जी आज ज़रूर चाचा जी को बता कर रहेंगी और आज मेरी सामत आएगी। मैं इसी कशमकश में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि आगे क्या होगा मेरे साथ। थोड़ी देर बाद मुझे उस कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और फिर किसी के कदमों की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मेरे कानों में गूंजने लगी और वह आवाज़ जिस कमरे में बैठा हुआ था उसके नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी और मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जैसे ही वह आवाज़ कमरे के पास पहुंची तो मैं डर से कांपने लगा, लेकिन फिर मुझे साथ वाले कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई और थोड़ी ही खामोशी हो गई।
साथ वाला कमरा चाची जी का अपना बेडरूम था। मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से चलते हुए कमरे के दरवाजे का ताला खोला जिसमें मैं बैठा हुआ था, और थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा तो साथ वाला कमरा बंद था। मैं थोड़ा सा सुकून में आया और वापस दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में आकर बैठ गया था और दरवाज़ा बंद नहीं किया, और चारपाई पर बैठकर सोचने लगा कि अगर चाची जी मुझसे खुद बात करती हैं तो आगे से क्या जवाब दूंगा, और अगर वह शाम को चाचा जी को बता देंगी तो कैसे बच सकूंगा। मैं इन्हीं सोचों में गुमसुम बैठा था और कोई आधे घंटे बाद एकाएक मुझे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मैंने मुंह उठाकर देखा तो सामने दरवाजे पर चाची जी थी, और उनको देखकर मेरा रंग पीला पड़ गया। वह कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर दिया और चलती हुई जिस चारपाई पर बैठा था उसके सामने वाली चारपाई पर आकर बैठ गई और थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। मैं डर से उनसे आंखें नहीं मिला सकता था, इसलिए मैं मुंह नीचे करके बैठा हुआ था। कोई 1 मिनट की खामोशी के बाद चाची जी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम रात को भी बिना इजाज़त मेरे कमरे में आ गए और आज दूसरे कमरे में भी यही हरकत की है। मैं तुम्हारी चाची हूँ और तुम मुझ पर गंदी नज़र रखते हो। मैं बस उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन आगे से जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, जवाब दो, आगे से बोलते क्यों नहीं? मैं अब उनको क्या जवाब देता? गलती मेरी अपनी थी। फिर चाची जी बोली, आज मैं तुम्हारे चाचा जी को शाम को बताऊंगी कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो, ताकि वह तुम्हारे दिमाग से यह ख्याल निकाल सके। उनकी बात सुनकर मैं डर गया और मैं फौरन उठा और चाची जी के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगा और दोबारा से ऐसी हरकत ना करने की तौबा करने लगा और बार बार उनसे कहने लगा, चाची जी मुझे माफ़ कर दे, चाची जी को ना बताएं, मैं दोबारा कभी भी नहीं करूँगा। थोड़ी देर बाद चाची जी को मुझ पर रहम आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज तुम्हें माफ़ कर रही हूँ और चाचा जी से भी बात नहीं करूँगी, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत हुई तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी जान में जान आई और मैंने कहा, चाची जी मैं वादा करता हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वह उठकर बाहर चली गई। मैं चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, चल कृष्ण बेटा, आज तो बचत हो गई, आगे से बहुत सचेत रहना होगा। फिर इसी तरह ही कुछ दिन गुजर गए और मैं भी सम्मान हो गया और चाची जी से भी हल्की फुल्की बातचीत होती रही और चाचा जी और बाकी सब घर वाले से भी उठना बैठना चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर के वक्त दादी माँ अपने कमरे में थी और चाची जी भी घर का काम खत्म करके अपने कमरे में आराम कर रही थी, और बच्चे 3 बजे घर आते थे और चाचा जी 5 बजे आते थे। मुझे ख्याल आया सब अपने कमरे में हैं और समय भी खाली है, और मैं अपना सरसों का तेल मालिश के लिए भी साथ लेकर आया हुआ था। मैंने बैग से तेल की शीशी निकाली और चाची जी के साथ वाला कमरा, उसमें ही दरवाज़ा बंद करके अपने चारपाई पर बैठ गया और तेल से अपने शरीर की मालिश करने लगा और मालिश में मग्न हो गया। मैं अपनी मालिश में इतना मग्न था कि मुझे कोई खबर नहीं कि कब कमरे का दरवाज़ा खुला, जो कि मुझे बंद करना याद न रहा, और कब से चाची जी मुझे मालिश करते हुए देख रही थी। और जैसे चाची जी की नज़र मेरी नज़र से मिली, वह एकाएक दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई। मुझे उनके कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और मैं होश में आ गया। मैं जल्दी से भागता हुआ चाची जी के दरवाजे को काँपते हुए हाथ से खटखटाया तो अंदर से हल्की सी आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा, चाची जी मैं हूँ। वह थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, अभी तुम जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। मैंने दोबारा उदास लहजे में कहा, चाची जी बस एक बार मेरी बात सुन लें। थोड़ी सी खामोशी के बाद आवाज़ आई, आ जाओ। मैंने डरते हुए दरवाज़ा खोला और नज़रें झुकाए हुए अंदर दाखिल हुआ तो चाची जी ने कहा, दरवाज़ा बंद कर दो। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, यहाँ आओ, बिस्तर पर बैठो। मैं डरते डरते बिस्तर के दूसरे किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। वह फिर बोली, बैठ जाओ। मैं चुप करके बैठ गया और खामोश हो गया। उन्होंने कहा, बोलो क्या कहना है। मैंने मासूम सी शक्ल बनाकर और आहिस्ता से आवाज़ में कहा,
चाची जी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है। तो वह आगे से बोली, कृष्ण मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हारे साथ समस्या क्या है। तुम जब से आए हो अजीब सी हरकतें कर रहे हो। बेटा यह सब ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे चाचा जी को पता चल गया तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। मैं खामोशी से बैठा उनकी बातें सुन रहा था। दोबारा उन्होंने कहा, कृष्ण तुम यह सब क्यों करते हो? कुछ तो अपना ख्याल करो। जो तुम हरकत अभी कर रहे थे यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम क्यों नहीं समझते हो? मैंने बहुत हल्की सी आवाज़ में कहा, मैं क्या करूं? चाची जी ने फौरन कहा, क्या कहा तुमने? मैं और डर गया। चाची जी बोली, बेटा यह सब कुछ ठीक नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? उन्होंने कहा, यह सब छोड़ दो। मैंने कहा, चाची जी मैं कोशिश करूंगा दोबारा ना करूं, लेकिन अब किसी को ना बताएं। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दोबारा नहीं करोगे तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैंने कहा, शुक्रिया। तो मैं उठकर बाहर चला गया और जाकर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देखने लगा। उस दिन फिर कुछ खास बात ना हुई। चाचा जी के साथ रात में पढ़ाई के संबंधित बातें होती रहती और मैं रात को सोने तक चाची जी से बचता रहता और दिन गुजर गया। अगले दिन मैं सुबह उठा और नाश्ता किया। सब अपने अपने कामों में लग गए। मैं टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी लगाकर बैठ गया। मैं टीवी देख रहा था कि कोई 10:30 बजे चाची जी अपना काम खत्म करके टीवी वाले कमरे में आई। उन्होंने कहा, कृष्ण बेटा यह पैसे लो और बाजार से जाकर दिन को पकाने के लिए सब्जी ले आओ। और मुझे पैसे देकर जाने लगी तो दरवाजे के पास पहुंचकर दोबारा बोली, घर की चाबी रसोई के दरवाजे के साथ कील पर लटकी हुई है, जाते हुए ले जाना। हो सकता है जब तुम वापस आओ मैं नहा रही हूँ तो तुम दरवाज़ा खुद ही बाहर से खोलकर अंदर आ जाना। मैंने कहा, जी ठीक है, और वह अपने कमरे में चली गई। मैं वहाँ से उठा, चाबी ली और बाहर की तरफ निकल गया। यहाँ आपको बताता चलूँ कि बाजार हमारे घर से कोई लगभग 1 किलोमीटर दूर था। आने और जाने और सब्जी खरीदने में मुझे लगभग 1 घंटा लगना था। मैंने पैदल ही चलने का सोचा और समय भी गुजर जाना था। मैं घर से कोई थोड़ी दूर ही आया था कि मेरे पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और मेरे पास आकर रुकी। मैंने गौर किया तो वह हमारा पड़ोसी था, मोहन काका। मुझे देखकर रुक गए थे और मुझसे बोले, कृष्ण बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, काका बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने। तो वह आगे से बोले, आओ बेटा बैठो, मैं भी बाजार ही जा रहा हूँ, दवा खाने से दवाई लेनी थी। मैं उनके साथ बैठ गया और हम बाजार चले गए। वहाँ से मैंने सब्जी ली और काका ने भी दवाई ली और हम कोई लगभग 30 मिनट में ही वापस आ गए। उन्होंने मुझे मेरे घर के सामने उतारा। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वह अपने घर चले गए। मैं अपने दरवाजे पर खड़ा घंटी देने लगा तो मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी जो है वह वैसे भी चाची जी नहा रही होंगी। मैंने सब्जी का थैला नीचे रखा और जेब से चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और सब्जी का थैला उठाकर अंदर दाखिल हो गया। जब मैं अंदर हुआ तो आंगन में मुझे एक मोटरसाइकिल खड़ी नजर आई। मैंने गौर किया तो हैरान हुआ। यह चाचा जी की मोटरसाइकिल तो नहीं थी और वह इस वक्त घर नहीं हो सकते थे। वह तो ड्यूटी पर गए हुए थे और वह शाम को 5 बजे आते थे। तो यह किसकी मोटरसाइकिल है? खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया और सब्जी वाला थैला उठाकर रसोई में रखा और चाबी भी कील के साथ दोबारा लटका दी और रसोई में रखी फ्रिज से ठंडा पानी पिया और फिर टीवी वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। जब मैं रसोई से निकलकर चाची जी के कमरे, जो कि रसोई के साथ बना हुआ था, वहां से गुजरा तो मुझे उनके कमरे के दरवाजे के पास से अजीब सी हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मैं चौंक गया और एक तरफ हटकर खड़ा होकर सोचने लगा कि यह किसकी आवाज़ें हैं। मैंने देखा दरवाज़ा भी बंद है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे का हैंडल घुमाकर खोलकर देखने की कोशिश की तो निराश हुआ। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं डर भी रहा था और सोच रहा था कि अंदर कैसे देखूं कि अंदर से किस चीज़ की आवाज़ें आ रही है। फिर मैं कमरे की खिड़की की तरफ लपका ही हो सकता है कि वहां से अंदर देख सकूं। जब मैंने खिड़की के पास देखा तो मुझे खिड़की के दूसरे कोने से पर्दा थोड़ा सा हटा हुआ नजर आया। मैंने बहुत ही आहिस्ता से अंदर देखने की कोशिश की। अब की बार मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था।
जैसे ही मैंने उस जगह से अंदर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं अपने होश खो बैठा, क्योंकि अंदर का नज़ारा मेरे लिए दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। अंदर मैंने देखा सामने सोफे पर चाची जी का मामा का बेटा शर्मा जी, जो मोहनगढ़ में सरकारी स्कूल का अध्यापक था, वह सोफे पर बैठा हुआ था और चाची जी उनके साथ बैठी हुई थी और एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। और अचानक चाची जी की नज़र सीधी खिड़की पर पड़ी और उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई और मैं वहाँ से भागता हुआ दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर चला गया। उस दिन घर से बाहर भाग जाने के बाद मैं शाम तक बाहर ही घूमता रहा और दिन को हुए वाक़ये से संबंधित सोचता रहा और मैंने अपने दिमाग में एक योजना तैयार कर ली थी। फिर शाम को घर आया और घर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाई और थोड़ी देर बाद मेरे चचेरे भाई ने दरवाज़ा खोला। मैं घर में दाखिल हुआ और सीधा शौचालय में घुस गया और ताज़ा दम होकर चुपके से टीवी वाले कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गया। मुझे अब चाची जी का डर नहीं था, मैं उनका सारा खेल देख चुका था और पता था अब चाची जी भी मेरी कोई बात किसी से नहीं करने वाली, इसलिए मैं इस लिहाज से पूरा संतुष्ट था। थोड़ी देर के बाद मेरी चचेरी बहन ने आकर मुझे बुलाया कि आकर खाना खा लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने टीवी बंद किया और खाने वाले कमरे में चला गया। वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, चाची जी भी बैठी हुई थी, लेकिन उनकी नज़रें नीचे ही थी। मैंने खाने के दौरान बार बार चाची जी को देखता रहा, लेकिन चाची जी मुझसे नज़रें नहीं मिला रही थी। फिर जैसे ही खाना खत्म हुआ और चाची जी बर्तन उठाकर रसोई में रखने लगी और चाचा जी ने टीवी वाले कमरे में जाकर टीवी पर खबरें लगा ली और बच्चे पढ़ाई करने लगे, दादी माँ अपने कमरे में पूजा करने चली गई। मैं भी वहाँ से उठा और टीवी वाले कमरे में जाकर चाचा जी के साथ टीवी देखने लगा। कुछ देर वहाँ चाचा जी से गपशप हुई, फिर वह उठकर चले गए और मैं वहाँ टीवी देखने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा, चाची जी ऊपर छत की तरफ जा रही थी। मैं वहाँ टीवी देखने में मग्न रहा। कुछ देर बाद चाची जी नीचे आ गई और दोबारा अपने कमरे में चली गई, जहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। मैं भी थोड़ी देर टीवी देखता रहा और मुझे नींद आने लगी और मैं टीवी बंद करके छत पर चला गया। वहाँ चाची जी ने चारपाइयाँ लगा दी थी। मैं वहाँ अपनी चारपाई पर लेट गया और पता नहीं कब आँख लग गई और मैं नींद की आगोश में चला गया। आँख तब खुली जब मेरा चचेरा भाई मुझे सुबह नाश्ते के लिए उठा रहा था। मैं उठा और नीचे शौचालय में जाकर घुस गया और नहा धोकर बाहर निकला और सीधा आकर नाश्ते पर बैठ गया। सब सामान्य रूप से नाश्ता कर रहे थे। चाची जी की तरफ देखा तो वह मुझे ही देख रही थी। मेरी नज़र मिलते ही उन्होंने फ़ौरन नज़रें नीचे कर ली और नाश्ता करने लगी। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि कृष्ण बेटा, अब तो तेरा काम होकर रहेगा। चाची जी ने नाश्ता खत्म किया और बच्चों से बोली, चलो बच्चों तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। और चाचा जी अपने कमरे में चले गए और दादी माँ भी अपने कमरे में चली गई और चाची जी बर्तन उठाने लगी। मैं भी जल्दी से नाश्ता खत्म किया और टीवी वाले कमरे में टीवी लगाकर बैठ गया। मैं अब सोच रहा था कि चाची जी रसोई का काम खत्म करके घर की सफाई करेंगी और वह टीवी वाले कमरे में भी आएंगी। मैं इस कश्मकश में था कि चाची जी से बात कैसे शुरू की जाए और साथ ही चाची जी के आने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने खिड़की से देखा कि चाची जी रसोई से निकली और आंगन में सफाई करने लगी और उन्होंने बाकी सब कमरों की सफाई कर ली। आखिर में वह टीवी वाले कमरे की सफाई करती थी। मैंने देखा चाची जी ने जब बाकी कमरों की सफाई खत्म कर ली तो वह सीधी फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हुआ, चाची जी ने टीवी वाले कमरे की सफाई क्यों नहीं की? फिर मुझे ख्याल आया, चाची जी ज़रूर कल वाली बात की वजह से मुझसे सामना नहीं करना चाहती होंगी और उनके दिल में एक डर भी होगा कि कृष्ण ने अगर कल वाली बात का पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगी। और मुझे अपने जगह चाची जी की कल वाली हरकत देखने के बावजूद हिम्मत नहीं हो रही थी कि बात कैसे शुरू करूं। फिर मैं वहां पर ही बैठ टीवी देखता रहा और दिन के 11 बज गए। मैं टीवी वाले कमरे में बैठकर अपना पूरा प्लान बना चुका था। मैंने हिम्मत की और चाची जी के कमरे की तरफ चल पड़ा और उनके दरवाजे पर जाकर खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं 2 मिनट तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन कोई अंदर से आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा धकेला तो दरवाज़ा खुल गया। मैंने आराम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने देखा चाची जी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उनका रंग पीला पड़ गया और बहुत आहिस्ता और
कांपती आवाज़ मेरे कानों में आई। क्या काम है? मैं आराम से चलते हुए बिस्तर के दूसरे कोने पर बैठ गया और आहिस्ता से कहा कि मुझे आपसे बात करनी थी। चाची जी बिस्तर पर ही बैठे बैठे आगे को बढ़ी और मेरे बिल्कुल नज़दीक आकर मेरे घुटनों को हाथ लगाकर रोने लगी और कहने लगी, कृष्ण मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। भगवान के लिए किसी को नहीं बताना। अगर घर में किसी को पता चल गया तो मुझे घर से निकाल देंगे और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैंने हिम्मत करके आगे से कहा, चाची जी आपने यह काम क्यों किया? आपको अपने बच्चों और घर में किसी की भी इज्जत का ख्याल नहीं था। वह और रोने लगी और कहने लगी, कृष्ण बेटा मैं भटक गई थी, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा दोबारा यह काम कभी नहीं करूँगी। मैंने फिर कहा, चाची जी अगर मेरी जगह चाचा जी होते और आपको यह हरकत करते देख लेते तो फिर आपका क्या हाल होना था, यह आपने सोचा है? चाची जी ने फिर घुटने पकड़ लिए और कहा, कृष्ण अब तक उनको नहीं पता और ना ही उन्होंने देखा है, और भगवान के लिए ना बताओ। मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी बातें राज में रखूंगी और तुम मेरी रखोगे। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।